सारे शहरी को विचारों की, अभिव्यक्ति की और दर्शन की आजादी बख्शी है और सारे नागरिकों को दर्जा और अवसर की समानता प्रदान की है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बरकरार रखते हुए हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा आश्वासित करते हुए सारे नागरिकों में बंधुभाव लाने की बात कही है। संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार बख्शे हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में राज्य शासन को शासन प्रणाली का उद्देश्य सुनिश्चित कर दिया गया है और न्यायपालिका उसके संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। आर्टिकल 14 कहता है, हम सब कानून के सामने समान है, सबको कानून का समान संरक्षण उपलब्ध है। मगर वास्तविकता में हम देखते हैं खाने के लाले पड़ने वाले करोड़ों लोग न्याय मांगने के लिए गरीबी की वजह से कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। संविधान अपनाने के 72 साल के बाद भी आज मार्जिनलाइज सोसाइटी के हजारों लोग अंडर ट्रायल के तौर पर सलाखों के पीछे न्याय की प्रतीक्षा किए हुए हैं। आर्टिकल 15 के जरिए धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, ऐसा हमारा संविधान कहता है। फिर भी धर्म, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव उसकी चरम सीमा पर है। यह हमारा रोजाना अनुभव है। संविधान का आर्टिकल 16 सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में समानता के लिए आश्वासित करता है। मात्र सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नौकरियां निजीकरण के जरिए खत्म की जा रही है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के पालन को आपराधिक मानता है, मगर आज देश में सत्ता में आसीन हुए लोग अस्पृश्यता को बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फिर भी आज देश के कई बेहतरीन नौजवान सरकार की आलोचना करने के कारण देशद्रोह के आरोप में कोठरियों में ठूसे गए हैं। देश के युवा कार्यकर्ता, आजाद ख्याल के विचारक और पत्रकार, जनता की वकालत करने वाले वकील आदि बहुत सारे शानदार शख्स यूएपीए और अन्य ड्रैकोनियन कानून के तहत बरसों से बिना जमानत, बिना ट्रायल और बिना सबूत सलाखों के अंदर रखे गए हैं और उनके पर्सनल लिबर्टी के हक को कुचला दिया गया। तो वास्तविकता कुछ अलग ही नजर आती है। भले ही संविधान स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा को आश्वासित करता हो, वास्तविकता अलग क्यों नजर आती है? संविधान क्या आश्वासित करता है और वास्तविकता क्या है? इसी संबंधित विषय पर, यानी भारतीय संविधान में आश्वासित स्वतंत्रता, समता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा और वास्तविकता, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो महनीय व्यक्ति उपस्थित हैं, एडवोकेट संघराज रुपवते और डॉक्टर वासंती रामन। मैं दोनों का स्वागत करता हूँ। एडवोकेट संघराज रुपवते साहब बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत करते हैं, अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी पे आप सदस्य हैं और बहुजन शिक्षण संघ के आप एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी हैं। रमाबाई नगर हत्याकांड में गठित गुंडावार आयोग के सामने आपका कार्य सराहनीय रहा है। जेम्स लेन की केस में महाराष्ट्र शासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आपने अभिव्यक्ति के आजादी की लड़ाई लड़ी और जीती भी। डॉक्टर वासंती रामन दिल्ली स्थित स्कॉलर हैं और विचारक हैं। मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के साथ गहरा
ताल्लुक आप रखते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के सपोर्ट पर चलने वाली विमेंस डेवलपमेंट स्टडीज, यह एक ऑटोनमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट के आप मौजूदा चेयरपर्सन हैं। आपने कई किताबें लिखी हैं, द वॉक एंड द वेफ्ट, कम्युनिटी एंड जेंडर और द वर्ल्ड ऑफ बनारस वीवर्स, ये आपके दो बहुचर्चित किताबें हैं। हमारे वक्ता बारी बारी अपने वक्तव्य 20 मिनट की समय मर्यादा में रखेंगे और उसके बाद प्रश्नोत्तरी होगी। तो अब मैं एडवोकेट संघराज रुपवते साहब से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात रखें। एडवोकेट संघराज रुपवते। जय भीम। जय भीम। जय भीम। उत्तम जागीरदार साहब को मैं साहब नहीं कहूंगा। गुड गुड। उन्होंने मुझे साहब कर दिया। और दिलीप कुमार का गाना याद आया, साला में तो साहब बन गया। We are all comrades, we are all friends, we are all activists and we are all strugglers. किसी शायर ने कहा है कि एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। तो we are like candles. In fact, we are the light in the dark of the night. And therefore, यहाँ पे मुझे इरफान भाई नजर आ रहे हैं। जी। And our esteemed speaker, मुझे ये इम्प्रेशन था शायद वो पहले आगाज करेंगी, वासंती रामन। और उनके किताब का जिक्र हुआ अभी। एक किताब है द वर्ल्ड ऑफ बनारस वीवर्स, और मुझे फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की याद आई। उत्तम जी ने अभी कहा 26 नवंबर 1949 में, और मुझे तो ऐसे लगता है कि द मंथ ऑफ नवंबर is a sort of a month which is for celebrating Constitution. I will call it a month of the Constitution, because on 26th of November 1949 जो आपने ये मौलिक अधिकार की बात कही, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कही, और भी बहुत सारी बातें आपने कही कि कैसे भारत के संविधान के थ्रू, भारत के संविधान के या तो आइन के माध्यम से द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और द फाउंडिंग फादर्स, दे गेव अस दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मगर जो भारत का आइन है, संविधान है, पहले ही पन्ने पर जो प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, प्रास्ताविका है, जो पहले 3 लफ्ज है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जरिए वी ओनली गेव द कॉन्स्टिट्यूशन टू अस। जो लास्ट में आता है इन दैट प्रियम्बल, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो बाबा साहब होंगे, नेहरू जी होंगे, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बड़े लीजेंडरी लोग थे। दे वर जायंट्स। उनके जरिए भारत के लोगों ने भारत को यह संविधान दिया ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक स्पीच दिया था। व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही पायलटेड दैट ड्राफ्ट। और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो स्पीच उन्होंने दिया था, एक बात जो खास उन्होंने उस वक्त कही थी, जो मुझे बनारस की वजह से याद आई, बनारस याद आया। उन्होंने कहा था कि द डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ओनली अ टॉप ड्रेसिंग,
on a soil which is essentially undemocratic. भारत की जो भूमि है, जो जमीन है, वो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए अनुकूल नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए बनी हुई जमीन नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि इट इज जस्ट टॉप ड्रेसिंग, ऊपरी एक मुलम्मा होता है, उस तरह से उन्होंने कहा। और बनारस इस वजह से याद आया। उसके बाद ऑलमोस्ट आफ्टर 10 years बाबा साहब जब आखिर में दिल्ली से काठमांडू गए, और काठमांडू में बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के बाद वो जब फिर दिल्ली आ रहे थे, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गए और वहां पे स्टूडेंट्स के सामने उनका स्पीच हुआ। और वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या चीज है आपको मालूम है, उस वक्त कैसी थी, आज भी कैसी है। तो वहां पे स्टूडेंट्स को लगा कि अब बाबा साहब को जरा थोड़ा सा परेशान करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं वैसे क्वेश्चन आंसर्स हुए। और आखिर में जब बाबा साहब को उन्होंने घेरने की कोशिश की क्वेश्चंस के जरिए, तो बाबा साहब ने जब एक बात कही थी उस वक्त, जो मुझे याद आई बनारस की वजह से, उन्होंने कहा था कि संविधान बनाने को कहा संविधान बना दिया, लेकिन ये जो संविधान बना है वो संविधान है समतावादी, और जो आपके मजहब के किताब है, धर्म ग्रंथ है, वो धर्म ग्रंथ है विषमतावादी। एक हाथ में समतावादी संविधान, इक्वालिटी वाला कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरे हाथ में इनइक्वालिटी कहने वाला, खास करके उन्होंने पुरुष सूक्त की बात कही थी, ऐसे धर्म ग्रंथ की जो समता के साथ में मेल नहीं खाते, ऐसे धर्म ग्रंथ एक हाथ में, ऐसे भारत की जो जर्नी है, भारत का जो सफर है, वो इस तरह से हो नहीं सकता। या तो कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ दो, या तो फिर धर्म ग्रंथ को छोड़ दो। ये उन्होंने उस वक्त कहा था, बड़ी अच्छी बात कही थी, बड़ी बेबाक तो बात थी ही, लेकिन बड़ी बुनियादी बात कही थी। और मुझे आज तक ऐसा लगता है, जो हमारा आज का टॉपिक है, ये सब मौलिक अधिकार तो है, स्वतंत्रता है, आजादी का अधिकार है, समता का अधिकार है, जिसे ह्यूमन डिग्निटी कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। और बाबा साहब का बहुत ज्यादा थ्रस्ट जो था ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ एंड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, दिस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन, उसको बहुत ज्यादा अहमियत कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दी है। और वो जो हमें आज नजर नहीं आता कि ये सब जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, एंड दिस डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड द डिग्निटी ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस इज इन जियोपार्डी, वो खतरे में है। वो डिग्निटी के साथ जिंदगी का सफर कर ही नहीं पाते हैं। हर कदम पे उनको डिग्निटी तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उनको हर 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 कदम पर उन्हें ह्यूमिलिएट होना पड़ता है, रोजी के लिए, रोटी के लिए, घर के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए। ये जो डाइकोटॉमी है, बाबा साहब ने जो संविधान सभा में आखिरी भाषण में कहा था, ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, दिस इज दैट लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। इक्वालिटी इन पॉलिटिकल स्फीयर, इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर्स। ये जो बात हो गई, उसके लिए एक बड़ी जो जिम्मेदारी की बात है, वो तो ये पुरानी जो दकियानुसी जो थिंकिंग है, थॉट है, जो ये बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ है, उसको साथ में रखकर, और दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव इगैलिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो सफर भारत का हो रहा है, ये सफर बहुत, इसके वजह से ये सब जो वास्तविकता जो ऐसी नजर आती है, वो उसी के तहत नजर आती है। एक 20 मिनट में जो बात कहनी है, दो चार चीजों को आई विल जस्ट हाईलाइट। एक तो आर्टिकल 13 इन दिस वेरी कॉन्टेक्स्ट, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनलाइज किया, दैट इज हाउ इट रीड्स टुडे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन,
उसमें जो एक खासियत है, जो पुराने सारे कानून है, जो पुराने सारे कस्टम्स है, रूढ़ी है, परंपरा है, अगर वो भारत के ये आइन के चैप्टर 3 जो फंडामेंटल राइट है, if they are in contradiction, if they are in derogation of these fundamental rights, then to the extent of that contradiction and that derogation, those customs and those laws are not to be, they are virtually nullified. उनको जीरो बना दिया है टोटली। लेकिन उसके बावजूद हम लोग आज ये देखते हैं, जो आपने कहा आर्टिकल 17 की बात की, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, लेकिन फिर भी अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है। और जो रूल ऑफ लॉ की बात कही, जैसे हाथरस में हुआ पिछले साल, वो बात तो हो गई, उसके घर के बाहर जाके बैठते हैं सब लोग, गांव के लोग, और उनको उसके बावजूद पुलिस वहां पे हाजिर है, प्रशासन पूरा हाजिर है, फिर भी उस लड़की के जो माँ बाप है, उसके घर के लोग हैं, उनको वहां पे दे गो ऑन थ्रेटनिंग दैट फैमिली, सबके सामने देखा हम लोग ने, और सरकार कुछ नहीं कर पाती है। वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आज भी मैंने वो फोटो देख रहा था मैं, दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो वहां पे कुर्सी पे या तो चारपाई पे बैठने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं उनके सामने, जो ये कहते कि जो बाबा साहब ने कहा था कि एक तो ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलिए, या तो फिर वो पुराने आपके धर्म ग्रंथ के तहत चलिए। और जो एक ऐसा जर्नलिस्ट, आई थिंक कप्पन, वो ही वाज ट्रैवलिंग टू कवर एज अ जर्नलिस्ट, जस्ट टू कवर द इंसिडेंट, उनको जाने के वक्त उनको ही वाज इंटरसेप्टेड, उनको अरेस्ट किया है, और न जाने किस किस्म के अलग अलग सेक्शंस are imposed. He is still in the custody even today, and with great respect to the Indian judicial system and to the Supreme Court of India and to these various high courts, they are the constitutional courts, और जो constitution makers थे उनकी बहुत सारी उम्मीद थी कि these constitutional courts will protect the citizens। और बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा था आर्टिकल 32, that itself is a fundamental right to go to approach the Supreme Court if your fundamental rights are violated। अब बाबा साहब ने कहा था कि this is the soul of the constitution। अगर मुझसे पूछा कि सबसे अहम आर्टिकल कौन सा है, तो बाबा साहब ने कहा था कि आर्टिकल 32 is the soul of the constitution। Despite this constitution and this constitutional remedy, the Supreme Court doesn't come to rescue, the high courts don't come to rescue, and an innocent journalist is languishing in the jail without any rhyme or reason. He was going to cover the incident. What was the guilt of that citizen? Where is that fundamental right of then life and liberty, Article 21? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि एक उसकी लिस्ट भी मैंने बनाई थी, लेकिन for the paucity of time, if this is happening, if the judiciary is failing in such a manner, then I feel the days are very bad. To some extent, now the Supreme Court is trying to restore the equilibrium, or they are trying to retrieve the lost ground. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि this is very little. It is too little and too late. For example, 3 farm laws Parliament ने बनाए. When the constitutionality of those laws were challenged in the Supreme Court, initially they tried to reconcile between the farmers and the Union of India. उसके बाद फिर उन्होंने they admitted the petitions. Then they granted stay also to these acts. But after 1 year, they didn't decide only. No decision whatsoever on such important, significant issues. And some of the judges, some benches of the Supreme Court in the recent past, they started blaming the farmers. इस तरह से कितने दिन तक आप वहां पे ट्रैफिक रोक सकते हैं, लोगों का आना जाना रोक सकते हैं? But then my question was this: why didn't you decide within at least 3 months?
or within at least 6 months. If this is what is the Supreme Court is doing, they are keeping the matters pending for years together. I can understand there is a huge backlog, but in issues like this, for example, the constitutionality of various constitutional amendments, I sincerely feel within 3 months, within 6 months, maximum within 1 year, those matters must be disposed of by the Supreme Court. इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी जो करना चाहती है, अभी जिन्होंने उन्होंने कोशिश तो की, मगर उसके बावजूद भी जो एक माहौल अपने देश में बनाया हुआ है, अरुंधति रॉय ने कुछ साल पहले, she wrote a very brilliant article as usual. आर्टिकल को नाम दिया था द ब्रोकन रिपब्लिक. उसके बाद में मैंने कहीं पढ़ा कि एक आर्टिकल ऐसा आया था, उसमें लिखा था द रिपब्लिक ऑफ फियर. सब सहमे हुए हैं लेकिन फिर भी रिपब्लिक है. और किसी ने ऐसे कहा था कि दिस इज द रिपब्लिक ऑफ रेटोरिक. सिर्फ बातें हो रही है, मन की बात हो रही है और धन की बात हो रही है और न जाने कौन सी बात हो रही है, लेकिन इट्स अ रिपब्लिक ऑफ रेटोरिक. और मुझे तो ऐसे लगता है, एक डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन बनी इन ऑलमोस्ट 200 years बिफोर, तो जो फिलाडेल्फिया में जहां पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन हो रहा था, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जब सब काम पूरा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बन गई, तो आखिरी दिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का जहां पे वो चल रहा था कन्वेंशन, वहां से लेके वो जहां पे ठहरे हुए थे फिलाडेल्फिया में, वो पैदल ही उनके घर की तरफ जा रहे थे. बहुत से लोग उनके साथ में पैदल चल रहे थे. एक औरत ने, a woman came forward and she asked Dr. Benjamin Franklin, कि डॉक्टर, आपने हमें कौन सा गवर्नमेंट दिया है, which method or which government system you are given to us? और उनका जवाब बहुत ही सिग्निफिकेंट था. डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन said, a republic, madam, if you can keep it. रिपब्लिक दिया हुआ है, देने वालों ने दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जैसे हमें भी दिया है, लेकिन उसे प्रिजर्व करना, उसे कॉन्जर्व करना, उसे बनाए रखना, ये भारत के लोगों की जिम्मेदारी है. इफ यू कैन कीप इट. ऐसे भारत के लोग यानी कि भारत की पार्लियामेंट है, भारत की मैंने संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, भारत की पॉलिटिकल पार्टियां है, भारत के नेता लोग है, प्रेस है, और भी बहुत सारे लोग. ये सबकी जिम्मेदारी है कि दैट रिपब्लिक हैज टू बी प्रिजर्व्ड एंड कंजर्व्ड, दैट डेमोक्रेसी हैज टू बी कंजर्व्ड. इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बातें हो रही है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है, मोर देन द जुडिशियरी, whom should the blame go? कौन जिम्मेदार है? तो मुझे फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब की एक बात याद आती है. आखिरी स्पीच में उन्होंने कहा था, बड़ा लंबा स्पीच है, इट वाज अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड स्पीच, और स्पीच आधा होने के बाद में उन्होंने कहा कि हियर आई कुड हैव एंडेड, यहाँ पे मैं रुक सकता था, लेकिन वो आगे कैसा मंजर होगा उसके बारे में वो कुछ कहना चाहते थे. उन्होंने कहा, एक बात जो उन्होंने कही कि अभी तक तो धर्म, मजहब और जाति, रिलीजन एंड कास्ट, ये दो दुश्मन तो देश के थे ही, अब उसमें और एक तीसरा आ गया. मराठी में एक सिनेमा आया था, उत्तम जागीरदारांना माहिती आहे, त्याची जाहिरात केली होती की दोघात तिसरा, आता सगळं विसरा, असा जरा. इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ सटायरिकल कॉमेडी फिल्म. ये जो तीसरा है, बाबा साहब ने कहा कि ये जो तीसरा, दे वे द पॉलिटिकल पार्टी. और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बाबा साहब ने कहा था कि इफ दे गिव प्रोमिनेंस टू द क्रीड अबव द कंट्री, क्रीड एंड कंट्री, जो
मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, मेरी पार्टी की जो क्रीड है और मेरी पार्टी का जो एक सोचना है, थॉट है, दैट क्रीड एंड कंट्री, अगर कंट्री से ज्यादा क्रीड को अहमियत, तो बाबा साहब ने कहा कि बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। और अगर क्रीड से ज्यादा कंट्री को अहमियत दी तो ये आगे देश चल सकता है, रिपब्लिक चल सकता है, डेमोक्रेसी आगे जा सकती है। और मुझे टू बी वेरी कैंडिड, these political parties have very badly let us down. Most of the problems are created by these political parties. नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था, और भी बहुत से लोगों ने कहा था कि ये जो आजादी मिली है, इतना संघर्ष करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद, दैट इज फॉर व्हाट? यशवंतराव जी चौहान जो महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर थे, देश में भी डिफेंस मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, मराठी में बहुत ही बड़े वक्ता थे, वो वाज अ वेरी इंप्रेसिव ओरेटर। तो वो हमेशा ये बात कहते थे कि जब गांधी जी और नेहरू, इनके लीडरशिप के तहत, वो कहते थे कि जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उस आजादी का मतलब क्या है, उस आजादी का अर्थ क्या है, उस आजादी का आशय क्या है, उस आजादी का मीनिंग क्या है, ये कहने की जो बात किसी ने की तो वो क्रांतिबा फुले थे, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले थी, शाहू महाराज थे, बाबा साहब थे। ये लोगों ने कहा कि भाई आजादी आ रही है, लेकिन आजादी का मतलब क्या होता है, वो बात उन्होंने कही थी। और ये जो आजादी की बात थी कि आजादी तो मिल गई, संविधान सभा ने संविधान भी बना के दे दिया, मगर उसके बावजूद अगर ये हाल है, कल परसों हमने पढ़ा द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हमेशा आते रहते, मगर इस बार तो इतना भारत का नंबर 101 पे पहुंच गए। अब सरकार को कोई गम नहीं है, सरकार उसकी तरफ देखती तक नहीं है। और तो और उन्होंने ये कह डाला कि जो कुछ पैरामीटर्स इस्तेमाल किए थे फॉर डिसाइडिंग दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दैट वाज फॉल्टी। और हम लोग ने इतने लोगों को अनाज दिया, हम लोग ने इतने लोगों को पॉवर्टी के ऊपर लेके आए, लेकिन वो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ऑल ओवर द कंट्री, पहले तो ओडिशा में दिखाई देता था, कालाहांडी में दिखाई देता था, हम लोग पढ़ते थे कि वो कालाहांडी में ऐसा होता है। मुंबई शहर में जो गोरेगांव है, जहाँ पे बहुत सारे आदिवासी पाड़े हैं, वहां पे भी माल न्यूट्रिशन है, चिल्ड्रन आर डाइंग, बच्चे लोग एवरी डे दे आर डाइंग। और मुंबई के हाईकोर्ट में एक केस चले, अभी तक चल रही है, और हमेशा वो चीफ जस्टिस और उनके साथ में कोई जज होते हैं, उनके सामने वो केस लगती है, इट्स अ PIL, कि ये जो माल न्यूट्रिशन है इन मुंबई सिटी इटसेल्फ एंड सराउंडिंग एरिया इन द ट्राइबल ट्रैक्ट्स, द malnutrition is very high and the children are dying before they complete the age of 5, they just succumb. ये मुंबई में होता है, ये जो होता है। और मुझे एक बहुत साल पहले किसी हिंदी कवि ने यूं कहा था कि ये हाल रहा तो भारत की दुनिया में कहानी क्या होगी, जिस देश का बचपन भूखा है उस देश की जवानी क्या होगी। और उस तरफ सरकार, वो भी सरकार, ये भी सरकार, मुंबई की भी, महाराष्ट्र की भी, इतनी अनदेखी करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वो सब कैसे कैसे वोट्स बटोरने चाहिए, कैसी वोट बैंक्स और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, और फिर कैसे इलेक्शन जीतने चाहिए। 2024 का इलेक्शन कैसा जीतना है, यूपी का इलेक्शन कैसा जीतना है, महाराष्ट्र का इलेक्शन कैसे जीतना है, फिर जब लोकसभा का इलेक्शन आए तो वो इलेक्शन कैसा, फ्रॉम इलेक्शन टू इलेक्शन दे आर लिविंग, and in between whatever they do is not what was intended by the constitution makers, and in the process जो fundamental rights of the citizens of India, they are very badly jeopardizing. 2-3 मिनट की बात मैं कहता हूं कि first and foremost, for example, when we are talking of Supreme Court, the right to food, ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले कहा था, दो दैट पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी है, वो गए थे कि भाई जो गोदाम है पूरे देश के, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के,
लबालब भरे हुए हैं, and most of the some of the grains, they just get rotten without any distribution. लेकिन गरीब को नहीं बांटा जाता है, या तो बेचा भी नहीं जाता है कम पैसे में. Then the Supreme Court said that the right to food is a fundamental right under Article 21 of the Constitution. वो जो एक article है, that is a very significant article. Right to life and liberty. It's a very short article, लेकिन it is expanding almost every month, I would say, from case to case by the Supreme Court, by the High Courts also. एक और जो बात सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद में कही थी, right to health is also a fundamental right. और जो हमने देखा साल भर में, when the people were dying for want of oxygen in Delhi and in some other parts of the nation, सरकार कुछ कर ही नहीं रही थी. वो सरकार कर रही थी, they were just playing the blame game. This government was blaming that government, that government was blaming this government. Then the Supreme Court took up the matter and they took the initiative, and to some extent some relief was granted. और तो और जो हम लोग अभी रोज देखते हैं कि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कर दिया काम, हर एक को फ्री वैक्सीनेशन. प्रधानमंत्री का काम नहीं है, न तो केंद्र सरकार का काम है. जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो दे सेड 35,000 crores are kept for that COVID relief. Where is that money? Where it is being spent? जब वो बेंच ने कहा कि हर एक आदमी को, if he cannot afford, then you must give him free vaccination, वो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आई तब जाके दिया है. लेकिन एडवर्टाइजमेंट होती है कि हमने दिया, चलो तुमने दिया तो सही. और एक जो बात सुप्रीम कोर्ट ने, फॉर एग्जांपल लीगल एड के बारे में, जो आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स है. परसों ही एक वन ऑफ माय जूनियर एसोसिएट्स, ही हैड बीन टू आर्थर रोड जेल. 5 साल पहले एक महिला है, उसकी जमानत हो गई है, जमानत के ऑर्डर 5 साल पहले की है. इवन टिल टुडे शी इज इन द आर्थर रोड जेल. और जब उन्होंने पूछा कि वजह क्या है, तो वजह ये है कि शी डजंट हैव एनी डॉक्यूमेंट टू प्रूव हर आइडेंटिटी. मैंने वो दैट माय जूनियर एसोसिएट वाज वेरी रेस्टलेस, एंड वो कह रहा था कि व्हेन शी वाज अरेस्टेड दे नेवर आस्क्ड फॉर एनी डॉक्यूमेंट. नाउ व्हेन शी इज टू बी रिलीज्ड देन दे आस्किंग फॉर अ डॉक्यूमेंट. और जो एक बात अभी यहाँ पर इन मुंबई हाई कोर्ट, सेम थिंग दे वर आर्ग्यूइंग जस्ट अ फ्यू मंथ्स बिफोर, कि some people we will not vaccinate because they don't have any Aadhaar card, they don't have ration card, they don't have voters identity card. These are all in the American Supreme Court described them as undocumented citizens. लेकिन अपनी सरकार कहती है कि if they don't have any documents then they are not our citizens. We are not concerned with them. तो वो जो औरत है वहां पे, after 5 years she is still there. Now some efforts will be made, लेकिन this is what is happening, and she is just one small example. Hundreds of them like this for want of identification. तो ये जो बात होती है कि the civil liberties, the fundamental rights, and खास करके जो लोगों के rights है to live with dignity. I am not touching the atrocities. I very briefly mentioned about Hathras, but in the context of that journalist. But not only Hathras, in Maharashtra, there was a case of Nitin Age in a village called Kharda in Jamkhed, that is in Ahmednagar district, from where I come from. Case in the premises of the school, in the daytime, the boy was beaten, and he was killed then and there, it seems, but then he was taken away from the school. Teachers ने देखा है, staff ने देखा है, students ने देखा है, पूरे गांव ने देखा है. They were all witnesses. Sessions court में जब trial चली, most of the eyewitnesses, they became hostile. They did not support the case of the prosecution only, and the accused were acquitted. All those so-called high caste people. It was a sort of a honor killing. I don't know what is that honor, but it is called honor killing. And this is how the acquittal came to be recorded. Now appeal is pending at the Aurangabad bench of the High Court.
उस वक्त मराठी में एक वन एक्टिविस्ट टोल्ड मी की बाबा सगळे विटनेसेस फितूर झाले, दे टर्न होस्टाइल. तो मैंने उनको मराठी में कहा था की बाबा ते फितूर म्हणजे फक्त त्या केस मध्ये फितूर नाही झालेले आहे, किंवा ते नीती नागे किंवा त्याच्या आईवडिलांच्या प्रति फितूर नाही झालेले आहे, तर ते भारताच्या राज्यघटनेमध्ये हे जे काही आहे ना सगळं, the ideal of India and whatever the values we have, the fundamental rights and whatever the constitution makers have given to us, ते त्या भारताच्या संविधानाला फितूर झालेली माणसं आहेत. आणि if this is what happens, one more case from Shirdi, a boy was sitting in a hotel, a local small hotel, and then the ringtone of his mobile was a very famous song in Marathi of Baba Saheb. And when that ringtone was heard by some persons there surrounding him, some boys, they got enraged, and then the quarrel ensued, and then he was beaten, and then he was killed. That case is also pending. And on top of that, during this COVID, we were insisting for those UAPA detainees, starting with Dr. Anand Teltumbde and so many others, that on this ground they should be released on interim bail. But these accused from Shirdi in that murder case, all of them are released a year before only by the high power committee, because the COVID is spreading very fast and they cannot be detained in the jail. They are released. But some people, as he mentioned, without any bail, without any trial, without any tangible evidence, they're just detained in the jail. That goes against the grain of our constitution. If this is the fundamental right, the right to life and liberty, and nobody should be detained like this without trial, then I feel this constitution is being undermined by this entire process. Now the problem with us, what do we do with this system? We cannot run away from the system. As I said, the political parties have let us down very badly. One last thing is what the words of Edmund Burke were quoted by Baba Saheb in his very first speech in the Constituent Assembly. Why these things are happening? Why these political parties and these political leaders, the so-called leaders of our nation and our states, are not able to march on the given path by the constitution makers. So Edmund Burke ने यूं कहा था, it is easy to give power, but difficult to give wisdom. सत्ता देने का काम तो भारत के लोग करते हैं आफ्टर एवरी 5 years, मगर जिनको सत्ता दी जाती है उनको जो विजडम चाहिए, जो एक वो that wisdom is lacking in the ruling class. And I sincerely feel in our country the republic has come in jeopardy because there is a great grand alliance of 6 elements. First and foremost are these politicians which are elected by us, our own representatives. First, secondly, they take the help of the bureaucracy, the bureaucrats. Thirdly, the law enforcing agencies, the police administration, this CBI and the ED and whatnot. Fourth is the press, with great respect, the press with barring certain exceptions, honorable exceptions. The press in India is a rotten press. And the sixth are these mafias. All these 6 people have come together. And what I feel today, what we are witnessing, you mentioned about the privatization. Even there is a big strike in Maharashtra of the employees of the state transport corporation, the ST employees. And they are suffering since last about 24-25 days. This privatization has resulted not in socialism. He read from the Constitution, from the preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic.
Where is that socialism? What is created is a dictatorship of private employers. They are ruling the nation. They are controlling the parliament. They are controlling the legislatures. They are controlling the political class. In fact, the political class and this the business men, they've just merged together. You cannot differentiate between two of them. Therefore, this has virtually become a sort of a derailed republic, a broken republic. It has become a sort of a dictatorship of private employers, and therefore Article 38 and 39 of our constitution goes with the fundamental rights of the citizens in that chapter 4, directive principles of state policy. What we say that we will march towards socialism, we will march towards welfare state. From welfare state, we are traveling towards an unfair state. And therefore I feel these rights, स्वतंत्रता का, आजादी का जो मौलिक अधिकार है, समता का जो मौलिक अधिकार है, या तो द ह्यूमन डिग्निटी, व्यक्ति की जो गरिमा है उसका जो मौलिक अधिकार है, वो उनके इर्द गिर्द जो एक खतरा पैदा हुआ है, वो इस कारण पैदा हुआ है, टू स्ट्रगल and to overcome these difficulties. That is what we are born for. That is what we are doing. That is what we will continue to do. Thank you very much. I'll hand over to Uttam Jagirdar. थैंक यू एडवोकेट संघराज रुपवते, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। शायद वो किसी को कड़वी लगे, मगर सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। और ये बात में तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमारा संविधान आज खतरे में है, हमारी तंत्र जो है वो खतरे में है। अभी मैं डॉक्टर वासंती रामन को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो अपने विचार रखें। डॉक्टर वासंती रामन। पहले मैं आप सब लोगों को, खास ऑर्गेनाइजर्स जो जाति उन्मूलन आंदोलन और सोसाइटी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभारी हूँ एक तरह से कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया है अपने विचार हमारे पुराने साथी लोगों के सामने रखना। ये मौका दिया है कि हमारे महाराष्ट्र के साथी लोग, कुछ लोगों को मैं जानती हूँ यहाँ और कुछ लोग नए हैं, लेकिन इनके सामने ये विचार रखना इसके बारे में, ये ऐतिहासिक एक ओकेजन है, क्योंकि जो भी बोले एडवोकेट रूपवते जी ने, ये हमारी संकट की जो इतने सारे आयाम हैं उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह रही हूँ, ये हमारी जो संविधान है उसको बचाने का हमारा एकदम इट्स अ सेक्रेड ड्यूटी, क्योंकि यही हमारे पास एक हथियार है, एक वेपन है, या आप उसको कहते हैं हमारी ख्वाब है, हमारी विजन है, आइडिया ऑफ इंडिया, एवरीथिंग इज देयर इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि बस हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर एक धार्मिक किताब बना के उसको जस्ट पूछते रहें, नहीं। और ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वैसे विजुअलाइज किया था। उन्होंने सोचा था दे कॉल्ड इट अ रिपब्लिक। उसका मतलब जो विजन ये प्रस्तावना में है, प्रियम्बल में है, उसको रियलाइज करने में हमारे ही हाथ में है। पीपल, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नाउ ऑन दिस ओकेजन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से जैसे एडवोकेट जी ने भी उसके बारे में थोड़ा जिक्र किया था, लेकिन आज का ओकेजन ये है कि हमारे किसान भाइयों और बहनों ने हम लोगों को एक रास्ता दिखाया है। 1 साल के लिए उन्होंने सत्याग्रह करके somehow they brought the government to its knees to some extent.
तो इसको मैं सलाम देना चाहती हूँ, क्योंकि हमें दे गेव अस ऑल करेज, यस, कि ये एक रास्ता है हमारे लिए। तो जब भी हम ये हम लोग कुछ लोग हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम इस 2000 के इर्द-गिर्द मैं कुछ कहीं लेक्चर दे रही थी, तभी ये पूरा जो वेलफेयर स्टेट का जो पैराडाइम रहा है, वो पूरा खतरे में रहा। न्यू लिबरल पैराडाइम ये सब आ गया, ग्लोबल पूंजीवाद, ये सब एक साथ आया है। तो उस स्थिति में हम ये सोच रहे थे, एक जमाना ये भी था, हमने कुछ काफी एक धारा थी हमारे देश में कि हमको ये क्या बोलते हैं, संविधान की क्या जरूरत है, हमें तो उसके आगे जाना है, क्योंकि इट डज नॉट प्रोवाइड अ सब्सटेंटिव इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी देती है, बहुत सारे लोग सोचते भी थे, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी एक तो है कि इसकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो भी समझना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना सिर्फ वो कुछ दिनों के पहले लिखी हुई नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक इतने सालों की संघर्ष का एक सारांश है। कितने सालों की संघर्ष, जहां हमारे आंदोलन आजादी के आंदोलन के हमारे लीडर्स ने, हमारे नेतागण ने, उन्होंने हमारे सामने किस तरह, कहीं तरह तरह के संघर्ष हुए हैं इस देश में, उसको सब मिलकर एक सारांश वो था। और वो सारांश इसके पहले वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा, लेकिन वो एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक पूरी पीढ़ी की संघर्ष है। और उस पूरी पीढ़ी की संघर्ष, उसकी समझ, उसकी विजन और उसके एक तरह से त्याग और सैक्रिफाइस को लेकर we have come out with these 4-5 lines, we the people। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं 2-3 मुद्दे के ऊपर जरा बात, एक पहले तो ये कहना चाहती हूँ एडवोकेट रूप में जो भी बात कही, जैसे मैंने कहा ना, हमारी संकट की इतने सारे आयाम हैं, और इस आयाम को हमें समझना और उसके ऊपर हमें लागू करना, एक्ट करना, ये बहुत जरूरी है। उसमें 2-3 चीजें मैं एक है कि एक आई वांट टू रिफ्लेक्ट पर्सनली ऑन द मूवमेंट अगेंस्ट द CAA, जो दिसंबर 19 से शुरू हुआ हमारे देश में, और इतने युवा पीढ़ी, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, एवरीबॉडी वाज आउट ऑन द स्ट्रीट, इट वाज अ मैस अपसर्ज। और अचानक ये आया, वहां तो उन्होंने ये संविधान के बैनर लेकर, नारा लेकर गए, और ऐसी एक स्थिति हो गई थी, यंग लोग, दे वर टेकिंग ओथ on the preamble of the constitution, शादियां हो रही थी, young people are taking on the oath of the constitution। तो अचानक एक पूरी पुरानी हमारी इतिहास हमारे सामने एक तरह से दोहराने लगी, it started coming back, and we all felt that yes, this will give us, this is giving us an inspiration। हम सबों को पुरानी यादें आ गई। इसमें मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, खास हमारी प्रस्तावना के बारे में, to reiterate the whole question of justice, liberty, equality and fraternity, dignity of the individual, व्यक्ति की गरिमा। तो एक चीज जो मेरे ख्याल से, और बाबा साहेब बोलो या पंडित जी बोलो या और पूरे हमारे नेतागण थे, that last 70, before we got independence, must come from the early 20th century onwards, late 19th century। एक चीज बार बार आती रही, वो है कि ये सब सवाल जुड़े हुए हैं, जस्टिस का सवाल, न्याय का सवाल, स्वतंत्रता का सवाल, समानता का सवाल और बंधुता का सवाल।
ये सब जुड़े हुए सवाल हैं, इसीलिए हम एक को निकाल के सिर्फ एक ही तरह से वी कैन नॉट डू इट। और बाबा साहेब ने उन्होंने ये कहा था कि यू वांट टू बिल्ड a democratic society on essentially undemocratic foundation, जो on 40 in 1949 which he read out that we are living in a age of contradictions. तो उसका मतलब क्या है कि ये जब तक आप फॉर्मल इक्वालिटी को आप सब्सटेंटिव इक्वालिटी नहीं बनाएंगे, वो संघर्ष अगर हम नहीं करेंगे, तो ये रिपब्लिक तो खोखला ही रहेगा। और लाइक दिस अगर हम देखें कि बाबा साहेब ने ये वी आर टॉकिंग अबाउट जाति उन्मूलन आंदोलन के बारे में, उस वक्त उन्होंने एक ये बात भी कही थी, ही हैज रिटन अ वेरी फेमस पीस, वो कभी कभी हम लोग सब भूल जाते हैं। बाबा साहेब ने जात व्यवस्था और जेंडर का सवाल को दोनों उन्होंने बोला कि जब तक आप जेंडर का सवाल को नहीं एड्रेस करेंगे, उसको सामना नहीं करेंगे, उसके लिए रास्ता नहीं निकालेंगे, तो जात, क्योंकि जेंडर इज अ वे ऑफ कीपिंग द कास्ट स्ट्रक्चर टुगेदर। तो ये सब सवाल को लेकर हर द यूनाइटेडनेस ऑफ ऑल दीज ऑपरेशंस, सबसे पुरानी पीड़न है एक तरह से देखें जेंडर, पेट्रियार्की जेंडर आप देखें, और ये कास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, क्लास के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब सवाल, ये हमारे स्ट्रक्चर की जो सवाल है, वो अलग अलग तरीके से हम उसको नहीं ले सकते हैं। उसका मतलब नहीं है कि हम एक साथ, you have to address it separately, but you have to think about it jointly. तो ये जो सवाल है, मेरे ख्याल से हमारे preamble, हमारे प्रस्तावना में when they have talked about this justice, liberty, equality, fraternity, so they in their minds it has always been together, it is all linked together. उसके साथ जैसे आपने कहा कि the structures of equality, जो समाज, आई थिंक सारे दुनिया में शायद इस तरह का समाज नहीं है जहां इनइक्वालिटी को हम इतना पूछते हैं कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन अ सोसाइटी वेयर दैट पीपल आर इक्वल। वो हमारे डीएनए में ऑलमोस्ट हो गया है कि हम ऊंच नीच का सवाल तो सोचते ही हैं। So the question of equality is tied up with all these things. The question of liberty, dignity of the individual, जैसे आपने कहा व्यक्ति की गरिमा, तो ये एक मुद्दा है कि ये सब सवाल जुड़े हुए सवाल हैं और हमें इसको बार बार ये याद रख के कैसे आगे संघर्ष में उसको लागू करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मेरे ख्याल से वो है कि ये प्रियम्बल विच इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये किसके हाथ में दे रही है ये सबको सुधारने के लिए? इज द पीपल ऑफ इंडिया। इट इज अ रिपब्लिक, गणराज्य है हमारे हाथ में। जैसे आपने भी जिक्र किया, हमारे एडवोकेट साहब ने भी जिक्र किया कि लोगों के हाथ में है कि इसको करना, और कोई ऊपर से भगवान नहीं आने वाला है, कोई सुपरनैचुरल फोर्स इज नॉट कमिंग, बट हमें खुद करना पड़ेगा। ये इट्स इन द हैंड्स टू प्रिजर्व द रिपब्लिक, हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक सवाल है। उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको करने के लिए डॉक्टर our advocate friend Rupavati ji, he said he's blamed the political parties. मैं कहूंगी कि इसकी भी एक बड़ा लेयर्ड स्ट्रगल है। हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, जिसके बारे में हमारे जो आज के जो सरकार है या आज के रेजिम जो है वो अच्छे से समझते हैं कि इसको अगर इस रिपब्लिक को हमें तोड़ना होगा तो इंस्टीट्यूशंस को तोड़ो, इंस्टीट्यूशंस को खोखला करो और
उसमें किस तरह से कर सकते हैं। आपने एकदम सही एक ये रास्ता निकाला कि यू हैव नॉट रास्ता नहीं निकाला, उसके बारे में जिक्र किया, प्राइवेटाइजेशन। तो यू आर टेकिंग स्टेप्स, जो हमारी नीतिगत जो कदम हम ले रहे हैं वो सब ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सॉवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक, और हर कदम अगर देखें, अगर जो भी मेजर ने सरकार ने ली है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें मानदंड के हिसाब से हम अगर बोलें तो एवरीथिंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, इसको हम किस तरह से इस संविधान को लेकर हम कैसे एज पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये तो आखिर हमें या तो इंस्टीट्यूशंस बनाना पड़ेगा और एक रास्ता हमारे हर एक हमारे समाज के जो जनता है, जो एंटी सीएए संघर्ष हुआ, जो वहाँ के यहाँ शाहीन बाग की औरतें जो निकाल के कितने महीनों तक वो भी बाहर बैठे थे, वो सब औरतें बैठी थी, और उसको कैसे तो एक तरह से सरकार ये समझ ली कि ये जो संघर्ष हो रहा है, ये हमारी जो जो एक तरह से कॉन्स्पिरेसी टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी, वो ये लोग उसको अलाउ नहीं करेंगे। सिमिलरली ये हमारे किसान भाइयों ने और बहनों ने ये जो संघर्ष सत्याग्रह, दे हैव आल्सो अंडरस्टूड हाउ वी हैव टू प्रिजर्व दिस रिपब्लिक। तो मेरा कहना है कि हमें बहुत सारे संघर्ष लेने हैं कि अगर हमें इस गणराज्य को बचाना है, if we have to preserve the republic, there are at so many levels that we have to work at, क्योंकि ये हमारे लिए एकमात्र एक हथियार है हमारे हाथ में, एकमात्र, it is a protection, it's a kind of a kavach for the protection of the people of India. तो किस तरह से कर सकते हैं, इसको लेकर हमें और ज्यादा सीरियसली लेना है। ये सब संघर्षों से हमें अपना सबक भी सीखना है, हमें उनके साथ खड़े होने हैं। तो मेरे ख्याल से, और मैं ये चीज कहूंगी, मैं और एक लास्ट में एक उदाहरण देना चाहती हूँ, वो है खास, मैं मानती हूँ कि ये महिला का समानता का सवाल, वो एक इट्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल, क्योंकि ये सबसे पुरानी एक ऑपरेशन है। इट्स द ओल्डेस्ट, हिस्ट्रीज ओल्डेस्ट ऑपरेशन इज द जेंडर ऑपरेशन। तो अगर अभी हम देखते हैं कि उसकी भी देखिए आहिस्ते आहिस्ते कुछ लोगों ने अभी रिसेंटली एक सवाल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था ऑन द क्वेश्चन ऑफ women's work, and whether it can be how you cannot distinguish, and you cannot say this one was only a housewife so her work has no value. वो एक the most recent example, बहुत सारे संघर्ष हुए थे इसको लेकर। शुरुआत की दौर में हमें याद है कि जब भी राइट टू प्रॉपर्टी एट दैट टाइम they took that struggle, and Baba Saheb Ambedkar resigned from the cabinet at that time. जब भी उन्होंने, लेकिन उस वक्त पंडित नेहरू का ये था कि अभी माहौल रेडी नहीं है, लेकिन आहिस्ते 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 स्लोली मेनी स्टेप्स हैव बीन टेकन। सिमिलरली मैं ये कहूंगी कि ये हमारे समाज का जो जड़ है, एक तरह से उसकी आधार है, वो है जाति और जेंडर और क्लास भी कहूंगी उसके साथ। तो इन सब लेवल पे हमें एक तरह से हमें आगे बढ़ना है, और टू सी दैट दिस इज अ मल्टी व्हाट शैल आई से मल्टीफेसेटेड स्ट्रगल, जहां हमें सब लेना है और इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करना है, बिकॉज वी हैव नो अदर वे, we have to save the republic.
मैं इससे ज्यादा और नहीं कहना है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, बहुत सारी चीजें हमारे एडवोकेट साथी ने कहा है, और मैं दोबारा ये आप सबों से कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सामने हमारे विचार रखने का मौका आपने दिया। थैंक यू वंस अगेन। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ, तो अभी हम प्रश्नोत्तरी का सिलसिला शुरू करते हैं। एक पहला सवाल मैं एडवोकेट संघराज रूपदे जी से पूछना चाहूंगा कि कहा जाता है इलेक्शन में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, इसमें 539 जनप्रतिनिधि चुन के आए, उनमें से 233 एमपीज यानी 43% एमपीज क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। रेप, मर्डर, आगजनी, डकैती, सांप्रदायिक दंगे भड़काना, मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे गंभीर आरोप के ये स्वामी है। यह क्रिमिनल आरोप होने वाले एमपीज में सबसे ज्यादा एमपीज बीजेपी के हैं, 116 यानी 43%। दूसरा नंबर आता है कांग्रेस का, उनके 23 एमपीज यानी 57% एमपीज क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले हैं, और करीबन सारी प्रमुख पार्टियां जो हैं वो उनके एमपीज दागी हैं। क्या ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग पार्लियामेंट के बाहर रखने के लिए संविधान के माध्यम से कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है? एडवोकेट संघराज रूपवते। आ रही आवाज? हाँ, यस यस। संविधान कर्ता जो थे इस किस्म के लोग थे कि उन्होंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि इस किस्म के लोग भारत के संसद में आ जाएंगे। तो उन्होंने सोचा था कि लोग जैसे मॉरल है, मॉरलिस्टिक है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी कहते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी तो बहुत दूर की बात है, पर्सनल लाइफ में भी मॉरलिटी नहीं है। इसके वजह से ये सब हुआ है। और पॉलिटिकल पार्टीज, दे जस्ट वांट टू गेट इलेक्टेड। बियॉन्ड दैट दे हैव नो अदर एजेंडा। जो कहा जाता है कि व्हाट इज पॉलिटिक्स इफ नॉट पावर, they are all there for the sake of power only. They just all their agenda, manifestos, rhetoric, speeches, ये तो सब एक किसी शायर ने कहा कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, तो खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। ये सब तमन्नाएं और जो खिलौने हैं वो भारत के लोगों को वो देते जाते हैं। इसलिए इस किस्म की कोई बात होगी ऐसा लग नहीं रहा था। नेहरू जी के दौरान एक ऐसी बात हुई तो मिनिस्टर को त्याग पत्र देना पड़ा। बहुत सी छोटी छोटी चीज होने की त्याग पत्र देना पड़ने का। एक अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, आई थिंक इन द यूनाइटेड किंगडम, एक इन पार्लियामेंट, that minister came just about 4-5 minutes late. On that ground he had to resign. He resigned then and there, immediately he had to resign. अभी वो वहां तक तो जो अपना सफर है वो दूर का सफर है। लोग, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है पार्लियामेंट में, वो ये बात कर ही नहीं रही थी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट टुक अप द इशू इन लास्ट अबाउट 20-30 years, और उन्होंने एक के बाद एक जजमेंट देकर ये जो हम लोग आज देखते हैं, एफिडेविट दाखिल करना पड़ता है, कितने केसेस आप पर है वो देना पड़ता है, और एक ऐसा एक कंसेंसस आया है कि इवन इफ देयर इज एन एफआईआर, प्रॉब्लम विद आवर सिस्टम is that till the guilt is proved, then you are presumed to be an innocent person. इसलिए 2 मर्डर, 4 मर्डर, 10 मर्डर की भी केस होंगी, एफआईआर होता है, कोई केसेस में चार्जशीट्स भी आती है,
मगर जब तक कन्विक्शन नहीं आता है तब तक दैट मैन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट। उसका फायदा या तो गैर फायदा उठाकर ये लोग सब, ये जो आपने कहा कि 233 member of parliament as of today are having criminal record, serious crimes। 116 बीजेपी के, 23 कांग्रेस के और भी लोगों के। और हमने तो ये देखा 30-40 साल में, अगर एक मर्डर किया हो तो यू कैन बिकम अ कॉर्पोरेटर, अगर 2-3 मर्डर किए हो तो यू कैन बिकम एन एमएलए, अगर 5 से ज्यादा मर्डर किए हो तो यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दैट वाज द क्राइटेरिया, दैट इज हाउ दे, ऑल दिस बाहुबलीज, दे बिकम द पॉलिटिशियंस। अर्लियर the politicians were taking help of these bahubalis. Even in Mumbai we have seen of all these gangsters, they were being utilized, they were being used and exploited by these politicians. We have seen here in the last about 2-3 decades. Then those criminals, they realize that we ourselves can become politicians and we can enter into the parliament, we can enter into the legislatures. That is how they enter. Abhi Supreme Court ने ये किया है कि इस किस्म का हलफनामा देना पड़ता है। अगर कन्विक्शन हो, 2 साल से ज्यादा का कन्विक्शन हो तो ही कैन नॉट कंटेस्ट। तो उसके ऊपर भी उन्होंने ये जो एक रूट निकाला है, दे नो फॉर एवरी रॉन्ग, और दे नो द व्हाट सॉर्ट ऑफ लूपहोल्स जो है कानून में, then their wives are contesting as members of parliament. So you have seen not only from Uttar Pradesh, from all over the country, if the man is disqualified due to this, due to the criminal record, then his brother or his wife or his son or his daughter-in-law, they contest and they become the member of parliament, just like a proxy, and he only runs the show throughout. So therefore this is a big problem we are facing, and as of today I don't see immediately we are going to have any remedy for that unless a law is passed. But then who will pass the law if they are in majority? 233 members of parliament as of today, if they are having a criminal record, how can they bring a bill or a law which will go against their own interest and against their own existence? So therefore that seems to be very difficult. Ultimately we will have to rectify the wrong by the people of India. But the problem is it will not be out of place here. हमारे जो वालिद थे, पिताजी थे, दादा साहब, वो मराठी में he was a very good orator. एक किस्सा वो हमेशा यूं कहते थे कि आदमी जाता है सलून में और वहां पे कुर्सी पे बैठता है, उसको शेविंग करनी होती है, दाढ़ी बनानी होती है, तो जो बार्बर होता है वो सब ऐसे यहाँ पे फोम वगैरह लगाकर वस्त्रे के साथ में दाढ़ी करते 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 यहाँ तक आ जाता है, गले तक आ जाता है, और गले के यहाँ पे आके वो वस्त्रा जरा थोड़ा सा दबाता है, थोड़ा सा, और फिर उस आदमी को पूछता है कि साहब तुम्ही कंचा पार्टी चे, तुम कौन से पार्टी के हो? अभी वो आदमी ऐसे बैठा है सलून में, सब यहाँ पे फोम लगाया हुआ है, साबुन लगाया हुआ है, वस्त्रा ऐसे दबा के गर्दन पे रखा है, और वो पूछने वाला पूछता है कि तुम कौन से पार्टी के हो? वो जवाब देता है कि मैं तेरे ही पार्टी का हूँ। ये जो दबंगगिरी है मुंबई में भी है, दिल्ली में भी, कलकत्ता, चेन्नई, एवरीवेयर, नॉट ओनली इन द इंटीरियर्स में तो है ही, नॉर्थ में भी बहुत ज्यादा है, साउथ में भी है। ये जो दबंग लोग है, ऑल दिस क्रिमिनल्स, दे हैव बिकम द पॉलिटिशियंस, एंड द क्लाउड दे आर हैविंग इन देयर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इन देयर parliamentary constituencies is so powerful that this administration is very difficult to they are not able to, on the contrary they are controlling the administration and they are controlling the law enforcing agencies, and therefore this problem immediately I don't think there is going to be any solution in the near future at least. थैंक यू। अब मैं डॉक्टर वासंती रामन से पूछना चाहूंगा, 26 जनवरी 1950 से संविधान का अमल शुरू हुआ, अब उसको 71 साल पूरे हुए हैं। इस बीच 1952 से लेकर 2019 तक अनेक लोकसभा इलेक्शंस हुए और कई सरकारें बनी, बहुत सारे कानून बने, मगर जनता की हालात सुधरी नहीं। क्या वजह है? डॉक्टर वासंती रामन। ये
एक बात है कि मेरे ख्याल से कि सिर्फ इलेक्शंस के साथ पार्टी में इलेक्शंस कंटेस्ट करना, पार्लियामेंट में जाना, उसके साथ भी मेरे ख्याल से शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग में ये थी कि बस इलेक्शंस आ गए, अच्छे लोग ही आए होंगे। लेकिन सवाल ये है कि बाकी जो संस्थाओं की, जो जैसे इन्होंने कहा कि एक जमाना ऐसा था कि कोई लेट आ गया, मैंने कोई माइनर ये भी हो गया तो उसको रिजाइन करना पड़ता था, लेकिन हमारी स्टैंडर्ड्स ही गई है। तो वी हैव टू फर्स्ट बिल्ड अप आवर ओन स्टैंडर्ड्स, ताकि ये जो पार्लियामेंट में जाते हैं, इसी राइट ऑफ रिकॉल एक डिमांड हमेशा रहा है that you should be able to recall those who have failed to fulfill their responsibilities. इसी तरह से मेरे ख्याल से बहुत at so many levels we have to build up institutions, but for that you have to have the moral fiber, the moral caliber, and say कि yes, we stand by this, and therefore to make people, so there has to be a public activity also. ये नहीं कि politics की बस politicians के हाथ में रही और बाकी लोग सब तेजस से अच्छा उसका काम है ये करना। तो मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं होगा। I mean, everybody has to be in the, हाथ गंदा करना पड़ेगा सबको। और उसके साथ इवन जो नीतियों को लेकर संघर्ष करना, लोगों को कन्विंस करना कि यस, ऑन द इश्यू ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ऑन द इश्यू ऑफ कंपनीज एंड देयर रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल, ये सब को लेकर हमें सबको हर लेवल पे लेके हमें संघर्ष करना होगा। यानी पीपल, बेसिकली द पीपल ऑफ इंडिया। किसी की एक की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि हाँ पॉलिटिकल पार्टीज बस हो गया, उन्होंने, हमने वोट दिया, हमारा काम खत्म। दैट आई थिंक ये बहुत जरूरी है हमें सिचुएशन को बदलने के लिए। थैंक यू डॉक्टर रहमान। अब मैं पुनः एडवोकेट संगाराज रुपवत से पूछना चाहूंगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की अवमानना करते हुए निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम सेक्युलर राष्ट्र है, इस बात को भुलाकर एक धर्म की प्राथमिकता स्थापित करने की कोशिश हो रही है। हमारे संवैधानिक संस्थाएं दुर्बल की जा रही है, उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या संविधान का इस्तेमाल करके ये सारी बातों को हम रोक सकते हैं? एडवोकेट संगाराज रुपवत। जैसे डॉक्टर वासंती रामन ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जो संविधान है, दैट इज द ओनली वेपन वी हैव। उसके अलावा कोई वेपन हमारे पास है ही नहीं। जब इंदिरा जी गुजर गई थी तो कुछ बैनर्स मैंने देखा था उस वक्त मुंबई में, इफ इंडिया डिसइंटीग्रेट्स who will survive? That is how the banners were proclaiming. मुझे तो ये लगता है कि if the constitution disintegrates or if the constitution is broken, then who will survive? Our very survival is dependent on this constitution. और ये constitution, ये संविधान जो है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट वाज अ ग्रेटेस्ट लिबरेटिंग फोर्स। सेकेंडली इट इज अ ग्रेटेस्ट यूनिफाइंग फोर्स। आज भी डॉक्टर है, उत्तम है, मैं हूँ, इरफान भाई है, वी आर ऑल आइडेंटिफाइंग विद सम सेट ऑफ आइडियल्स and values, the idea of India, that is due to the constitution. Otherwise we all of us can never come together. That is the common platform and the common agenda we have. And third, it is the greatest modernizing force, progressive force. That modernizing
That is what the constitution make us intended, that we will travel to modernity now, not to the ancient past. जैसे आपने अभी कहा, और आपने कहा कि कोशिश की जा रही है एक धर्म या तो एक मजहब को थोपने की, और मुझे तो लगता है कि वो कोशिश कामयाब हो चुकी है to a great extent. We are trying to reverse, but to what extent we will reverse? Whatever they wanted to achieve, that they have achieved to a great extent. एक बात अच्छी है जो बंगाल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, कल परसों किसानों ने दिखा दिया कि सरकार कितनी भी पावरफुल हो। मराठी में मैंने एक कविता सुनी थी उत्तम जी बहुत साल पहले, इन माय कॉलेज डेज, शायद बाबा आमटे जी की वो रचना है, मुझे याद नहीं आता है। इसमें कहा था कि जमिनीच्या एकाच धक्क्याने मिनार जमीन दोस्त होत असतात आणि कधीही न मावळणारे सूर्य देखील अस्त होत असतात. That is what we have seen day for yesterday. And one more very famous Hindi song I remember. बोल अरियो धरती बोल, राज सिंहासन डावाडोल. धरती अगर बोलने लगेगी तो राज सिंहासन कितना भी पावरफुल हो, डावाडोल होने ही वाला है, हो सकता है अभी आगे भी जाके होगा. इसलिए जो बात आपने कही थी कि भारत के संविधान को लेकर ही ये सब जंग हो सकती है, ये एल्गार हो सकता है, इसलिए भारत का संविधान जो एक सिग्निफिकेंस रखता है फॉर ऑल ऑफ अस. मोस्ट करोड्स ऑफ पीपल दे डोंट नो अबाउट दैट संविधान. दे मे नॉट बी नोइंग ऑल दिस नाइसिटीज ऑफ द संविधान, लेकिन फिर भी उनके जिंदगी में वो उतर गए. द संविधान के जो वो कुछ रोज करते हैं उनको ध्यान में नहीं आता कि दैट इज ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, freedom of residing any part of India, or freedom of forming associations, or freedom of assembling peaceably without arms. This is what they did. The किसानों ने किया है. शाहीन बाग में अभी कुछ एक साल पहले हमने देखा है कि that is the fundamental right which is guaranteed by the constitution itself, which we never had before that constitution. इसलिए जो भी जंग होगी वो भारत के संविधान को मानने वाले लोग और भारत के संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं ऐसे लोग, उनके बीच में जंग है. और वो जंग अगर हम लोग ठीक से लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वी कैन टर्न द टेबल्स, एंड द टेबल्स आर टर्निंग. दिस इज व्हाट आई फील. थैंक यू. अब मैं दर्शकों को आमंत्रित करता हूं, अगर किसी के कुछ सवाल हो तो वो सामने रखें. Can I ask questions? Yes, definitely. I got 2 questions each for Advocate Roopwati and Dr. Vasanti. My first question is to Roopwati ji. You quoted Edmund Burke, so my question is regarding that. If the power is given to someone without wisdom, then isn't the Constitution supposed to curtail the misuse of the power? And if the Constitution doesn't do so, isn't that a failure of the Constitution? That's my first question. And my second question is, the Supreme Court recently gave the government 3 weeks to submit a report on implementation of community kitchens, saying that the right to food is a fundamental right of the citizen. And also the SC told that the government can't always take the excuse of national security to curtail the fundamental rights of the citizens in the Pegasus case. In this background, do you feel that the Supreme Court is finally starting to correct its earlier stance of towing the government line? That's it. This, if I remember correctly, these are the words of Dr. Rajendra Prasad in the Constituent Assembly when he said that the Constitution is a lifeless machine. Life is put by we the people of India. Just like a machine which is being worked by we the people of India. So therefore, people without wisdom are getting elected. Then maybe they are the people lacking the wisdom, but then it also reflects on we the people, the electorate. If we are electing them time and again, despite the fact that we know that they are rampantly corrupt, we know that they get elected, and then when they get elected, thereafter they just turn against us only. They are benefactors.
And if they persist with their their acts, and if they don't act wisely, then it is for us to rectify that mistake in the next general election. This is what was discussed in the Constituent Assembly also. For example, if they don't travel as per the mandate of the directive principles of state policy, then what is the remedy? And the constitution makers have said that the remedy is with you. After every 5 years, they will come to you. And I saw one cartoon just in the last election. It was in Hindi when the elections were announced, and it was depicted. And in Hindi it was written, चुनाव 2 चरणों में होंगे. पहले में वो आपके चरणों में होंगे, बाद में आप उनके चरणों में होंगे. This is what happens. Therefore, this to some extent the first past the post, that is the system which we have of the election. To some extent it deserves to be rectified, not fully, I will not say that, but there is a system of election which is called a list system. Nice, good people, moral people, wise people are enlisted, and the list is presented before the electorate that this is what we are going to send them to the parliament to go on voting, and depending on the votes cast to that particular list or that party, those people make it to the parliament. If that happens to some extent, this problem, and that mention of Edmund Burke, it is easy to give power but difficult to give wisdom. One other quotation of Edmund Burke which I like very, I often go to that quotation. When Edmund Burke says, to love your country ought to be lovely. This is what the constitution wants us to do, make it a lovely country so that we can all love that country. And therefore this the lack of wisdom is a problem which even if the constitution doesn't suggest how to rectify it, in the general elections and the regular elections, the constitution has given a way to discard those unwise people and bring the people who have some wisdom. Yourself, we ourselves can come forward and start leading the people. And as they say that you must educate your masters, and the masters are the electorate, the masses, the people. Unless we educate them, without that, this malady cannot be cured, I think. So you didn't answer the second question. Yes. Second question to doctor. Yes, it's about whether the Supreme Court is finally starting to correct its earlier language. That is to Dr. Vasanthi Raman. No, I got 2 more questions to Dr. Vasanthi Raman. This was to you, sir. Acha, this is, to be very candid, there is a small booklet written by Advocate Prashant Bhushan. If the polity changes and the political culture and the politicians, the ruling class changes the thrust, financial matters or the economy, then he has said how the Supreme Court also starts changing. Commensurate with that change and in consonance with the people who are in power, they start changing. I'll cut a long story short. In the case of Balco, in the 90s, that was the first instance when a public sector corporation was being privatized, and the matter went to the Supreme Court. The Supreme Court, instead of saying that this goes against socialism, or this goes against the ethos of the Constitution, or this goes against Article 38 and 39 of the Constitution, the directive principles of state policy, the Supreme Court said that what should be the economic policy is the prerogative of the government of the day. And they virtually opened the gates for this privatization. So for this privatization, I'll be very candid, the Congress and the political parties with Congress, they are responsible for virtually destroying socialism from our Constitution. And the BJP, the RSS and their political parties are responsible for destroying secularism from our Constitution and from our polity. These two, socialist and secular, there's a petition pending in the Supreme Court.
that socialist word has become redundant. Now it should be discarded. It should be deleted from the preamble. Therefore, the Supreme Court is also, with great respect, I will say, is changing colors with the ruling dispensation, and they are also they feel that it is not our responsibility. Economic policy is the domain of the parliament and the executive. What can we do? We can only interpret the law. But if the Supreme Court is so powerful, and it is said that this is the most powerful Supreme Court in almost all the countries of the democratic countries, the most powerful Supreme Court is our Supreme Court. They say. This is what even the judges of the Supreme Court of USA also say, that the Indian Supreme Court is the most powerful Supreme Court. This is what the powers they have. But if they are so very judicially active, and we always talk of judicial activism, and that is to some extent it's a good thing and a great thing, but they don't interfere in these matters. They don't say that this is wrong, don't do this. They permit, just simply they go with the flow. They go with the ruling class, and the ruling class they want this dictatorship of private employers. They want the economic structure. It's to be very candid, I came across one book. I like that book very much. The title of that book, A Fist of Vultures. This is how the author has described all these corporates, the corporations, the multinational corporations. They are virtually having a fist. And I personally feel, from the East India Company, we have come to this Fist India Company, and they're fisting at our cost, at the cost of the millions and millions of Indians. Therefore, the Supreme Court, I'm not expecting great things from Supreme Court as far as these things are concerned, because they have given up that hurdle they have removed, and they have given a very clear, I would say the gates are opened, and this the ruling class has utilized that liberty given by the Supreme Court. Thank you, sir. I got two more questions for Dr. Vasanti. My first question is, you talked of the CA-NRC protest during which the book of the Constitution came back into the hands of the common people. But that protest didn't yield results. But on the other hand, the peasant struggle has resulted in a victory. So what do you think is the difference between these two protests? What did the CA-NRC protest lack? Yes. Where did it fail that it didn't get any results? And my second question is, after the victory of the farmers' struggle, a message was in circulation with the quotation of the anarchists, by the anarchists, for the anarchists. Okay, it was a sarcasm of democracy. Yes. Yes, after the victory of the farmers' struggle, a message was in circulation with the quotation of the anarchists, by the anarchists, for the anarchists. This was a sarcasm of democratic ideas that exist in our country. This opposition to democracy has been spreading since the present government came into power. And maybe it has spread so much that maybe we won't be able to correct it in the future. So much are the fault lines. So when the majority of the people are not in support of democratic and republican ideals themselves, how do we get them to go by constitutional ideals? Thank you, that's it. With regard to the two struggles that you referred to and why one succeeded and one, for one, there was such an attempt to communalize the whole anti-CAA struggle, because it so happened that the people who were most affected by certain provisions of the CAA happened to be minorities. And it was a question of their life in this country as citizens of this country. So many of them did come, but they did not raise any other issue except to claim that they are legitimate citizens of this country and that they would like to protect that identity. Now, as it so happened, there was an attempt. Why an attempt? They were part succeeded because they engineered a riot in Delhi in order to stop this struggle of the women, this Shaheen Bagh and this whole thing. That's one thing. But you see, because the media, because the institutions which the present government controls in various ways and in fair ways and foul ways, the point is every struggle
the media has become very important in this, and the corporatization of the media, if you want to call it, or so the forces that are there, it is a question of now whose narrative kind of succeeds. Now, you can say anything. You see, when the struggle for the against for the of the farmers comes, you can give any name, but the point is, and this is the other dimension of the struggle, जो मुझे लगता है कि अभी it has become very important, which is what is the truth, the battle for the truth, and which means that you have to be able to continuously keep having a discussion and continuously to understand कि क्या हो क्या रहा है. The attempt is, after all, here is again a case of the corporates taking over Indian agriculture. That is really the game, and there is an important victory that has been won by you can call them anarchists, you can call, but you see, the greatest lesson I think that we have to learn, and that is this 132 organizations, various organizations amongst the peasants, amongst the farmers. They have worked hard at building a consensus amongst themselves. It's not an easy job. And I think these are small lessons for all of us who want to save the Republic, that we have to get our hands dirty in the struggle. There is no other way. So we can't, so when it's too early to say, okay, we won and we won. It's going to be a long haul because all the institutions have been hollowed out. And when you say institutions have been hollowed out, it means people have been hollowed out. It means people have been bought over. So it's a long haul. And I think I don't see any other way but to sort of determinedly go on with this struggle. I give one more example. You see, like say, for example, this Association for Democratic Reform. You have small institutions like this who are working to see how these institutions are functioning. The examples that the advocate Rupavati gave based about the first past the post and the proportional representation, a lot of debates going on. And I think we slowly, steadily has to take up these issues of reforming even the manners of representation amongst many others. I think there's, yes? Any more questions? सुनील दीदी जी हाथ उठा रहे हैं. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. हेलो. यस, पूछिए. हमें काफी उजाला मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन और जनता के बीच में जो हालतों है. अभी रूपवती जी और डॉक्टर वासंती रामन, both of you have enlightened us much about the situation. मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर जनवादीकरण नहीं हुई है, जहाँ पर सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ, वहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन इसी प्रकार का मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज करने से वैसे जो अंदर विरोध पैदा होता है वो अभी बाहर आ रही है पूरी तरह. और वो 47 में जो सत्ता में आए थे, वो जो जैसे कि बर्तन दिए लेकिन खाना नहीं, ऐसे हालत में आज डाल दिए गए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और उसका जो मूल्य है वो अभी टिकने वाली हालात में नहीं है. तो आप कह रही है, डॉक्टर वासंती रामन कह रही है इंस्टीट्यूशन को और मजबूत कर सकते हैं. जब ऐसे जब करती है तो इसमें आप उम्मीद रखती है कि इसमें सुधार का मौका है. और मेरे ख्याल से मैं पूरी तरह रूपवती साहब के साथ सहमत कर रहा हूँ कि हालात ऐसे बिगड़ चुके हैं कि इसमें कुछ गुंजाइश नहीं है कि इसको सुधारने के लिए अंदर से कुछ हो सकता है. कि ये इंस्टीट्यूशन में क्या आप इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? हेलो. हेलो, सवाल किसके लिए है?
आप लोगों से कोई भी बोल सकते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि जो भी मैं अभी भी मानती हूँ कि हमारे प्रीएम्बल और जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एक तरह से एक पूरी पीढ़ी की अनुभव है, उसकी ऐतिहासिक अनुभव है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। It just provides it provides a document, it provides a vision. आप उसको किस तरह से आप एक्ट करेंगे ये आपके ऊपर है, सबके ऊपर है। और हम ये नहीं कहेंगे कि ये रास्ता बहुत सहज है, कि उसमें हमारे बीच में भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमें रास्ता निकालना पड़ेगा कि how are we going to actualize these ideals of justice, economic, social and equality and fraternity and equality of the dignity of the individual. ये सब जो हम रखे हैं, माने हमारे पूर्वजों ने रखा है, हम I won't say पूर्वजों में रखा है, ये तो it has been the experience of the struggle for the national in the anti-colonial struggle, which has somehow got congealed in expressed in the preamble. वो तो it is a visionary document. उसको लेकर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं। मैं यही कहूंगी, ये नहीं कहूंगी कि the constitution is not it doesn't give a prescription, it gives you a broad vision. आप उस ब्रॉड विजन को लेकर तरह तरह के लोग तरह तरह के रास्ता चुन सकते हैं, उसको एक्चुअलाइज करने के लिए, उसको एक तरह से उसकी वास्तविकता को रियलाइज करने के लिए हमें करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही मेरा कहना है। सुनील दिघे पूछना चाहते हैं, पूछिए। मैं आज के जो पूरा जो डिस्कशन जो हुआ, जो नए नए पॉइंट्स रखे सामने, मैं संघराज के, अपनी वासंती और जो सारे दोस्त है उनका एक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अच्छे पॉइंट रखे और बहुत अच्छे पॉइंट रखे, जो दूसरे जो लोग हैं वो सामने रखने के लिए तैयार नहीं होते। मुझे इतना लगता है कि 4-5 चीज के बारे में हम लोगों ने और सोचना चाहिए। एक सबसे बहुत महत्व की चीज आ गई है कि आज संविधान नाम के लिए जो रह गया है और सिर्फ संविधान का नाम लेना चाहते, लेकिन असली में उल्टा कर दिया है, तो वो जो है वो बहुत बहुत खतरनाक चीज हो गई। उसके बारे में क्या करना है, और संविधान में भी जो कुछ लैक्यूनाज रह गए, जो छोटे छोटे चीज वो अभी बड़े हो गए, जैसे ट्रम्प के टाइम पर जो कुछ हुए थे, लेकिन वहां के संविधान में जो ये लैक्यूनाज होते हैं वो इतने पक्के कर दिए थे कि कोई भी गलती होगा तो चाहे ट्रम्प हो या कोई भी हो, उसका टेम्पररी सेटबैक मिल सका। ऐसी चीज जो है अपने संविधान में, ये अभी कुछ साल के बाद में जो रह गई है उसके बारे में सोचना चाहिए, और वो जो है वो बहुत महत्व की होगी। एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि राइट टू रिकॉल जो है, जो रूपवती ने भी सामने रखा, जो वासंती ने भी रखा, एकदम परफेक्ट है। और वो राइट टू रिकॉल जो जयप्रकाश नारायण के टाइम पर फिर वापिस आ गया था, सामने आ गया था, वो राइट टू रिकॉल होना चाहिए। क्योंकि राइट टू रिकॉल के ऊपर और दूसरी चीज के ऊपर ही वो इंदिरा गांधी के साथ वो एक डिफरेंसेस हो गए थे। बात ऐसी है कि जो इम्प्लीमेंटेशन संविधान का जिस ढंग से इतने साल में हुआ, वो डिफेक्टिव कहाँ रहा, सबसे बड़ी चीज है कि वो जो ट्राइबल्स और दलित दोनों बारे में बहुत बहुत डिफेक्टिव रह गया है। और उसके वजह से आज हम ट्राइबल का तो सोचते भी नहीं कि उनका क्या हालत होने वाला है। अभी एक जो बड़ा पिटीशन पेंडिंग है, उसमें ट्राइबल को जो हकालने का, वहां से निकालने का जो एक पिटीशन, अभी उसका ऑर्डर हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद में, और उसी में सारे जो जंगल है
वो सारे जंगल का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। अभी भी हो चुका है। वैक्सीनेशन के बारे में जो बहुत से जो जंगल है, बहुत से जो एरियाज जो है, वो एक मेडिकल कंपनी को जो दिए है, उसमें एक्सपेरिमेंट के लिए दिए। एक उदाहरण के लिए प्राइवेटाइजेशन के बारे में जो पॉइंट जो रखे रूपवती ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइवेटाइजेशन जिस ढंग से कर रहा है कि जो यहाँ पैंडेमिक का पीरियड था, कोई भी देश ने इस ढंग से प्राइवेटाइजेशन के बारे में इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, लेकिन इंडिया में पीछे के रास्ते से आके इम्प्लीमेंटेशन किया। ये बहुत खतरनाक चीज है। और प्राइवेटाइजेशन की वजह से आज हमारे पास कुछ भी चीज नहीं रह गई, कुछ भी चीज नहीं। ये जो खेती है वो भी आज अभी जाने वाली है, क्योंकि ये जो लॉज आएंगे लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में लास्ट पॉइंट में इतना ही बोल रहा हूं कि आज कोई भी दलित के बारे में जो अगर कोई कंप्लेन करने के जाएगा, तो सबसे खतरनाक चीज पहले से कहाँ चालू होती है? पुलिस डिपार्टमेंट से जो रिकॉर्डर जो होता है, जो रिकॉर्ड करता है पुलिस, जो जिस ढंग से करता है, उसमें कोई भी चार्ज होगा वो एकदम ढीला होता है। इसके बारे में बहुत टाइम पर हम लोगों ने सवाल पूछे थे। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं होगा, तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के बारे में रूल्स होना चाहिए। और हमारे यहाँ सारे रूल्स बहुत बहुत डिफेक्टिव है, जो ढीले है। उसमें से कोई भी आदमी को जैसे यूएलपीए, कोई भी आदमी को लिबर्टी मिलना मुश्किल होता है, और आखिर में जो असली गुनहगार है छूट जाता है। और जो हम देखते हैं क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो डिस्कशन जो हुआ, उसमें से ये चीज है सामने रख के देखना चाहिए। दलित पैंथर के टाइम पर एक चीज हुई थी कि एक जो दरारा जिसको बोलते हैं, एक दबदबा था, एक रास्ता था कि हाँ, अगर ऐसे करेंगे तो शांति से भी दलित सेक्शन खड़ा रह सकता है। आज वो चीज नहीं रह गई। इस वजह से सबसे बड़ी भारी चीज हुई कि कोई भी उनके लिए मदद करने के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं, ना किसानों के लिए। अभी किसानों का भी क्या हो जाएगा वो बाद में समझ में आएगा। मैं इतना ही आपके सामने रखना चाहता हूँ, और आपने जो पॉइंट रखे बहुत ही अच्छे रखे। थैंक यू। थैंक यू। और किसी को पूछना है? एक अंतिम सवाल। जो सवाल नहीं पूछना है, खाली फॉर्मल धन्यवाद तो होगा, लेकिन दोनों ही स्पीकर्स ने बहुत अच्छे पॉइंट रखे, मुद्दे रखे, बहुत सारे इश्यूज रखे। मैं खाली एक कमेंट करना चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पर, कि कॉन्स्टिट्यूशन के दो भाग हैं। एक तो जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का चैप्टर, जहाँ नागरिकों के अधिकार के बारे में कहा गया है, और सरकार पर एक लाल रेखा खींची गई है कि सरकार क्या नहीं कर सकती है। ये बहुत साफ है। और जो फंडामेंटल राइट्स वाला, जो मूलभूत अधिकार वाला जो हमारा संविधान में चैप्टर है, उसमें मेरे ख्याल से वो पूरी दुनिया में कंपेरेबल है और काफी अच्छा है, क्योंकि उसी वक्त यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और हमारा संविधान समांतर बन रहा था। तो एक बहुत दूसरा जो भाग है संविधान का, और वहां हमें कुछ करना पड़ेगा। सरकार कैसी हो, सरकार चलाए कैसे, सरकार के अधिकार कितने होंगे, वहां जहां भी हम एक अधिकार देते हैं किसी को, किसी संस्था को, किसी बॉडी को, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नागरिक के पास होनी चाहिए। यहाँ ये जो संविधान में अकाउंटेबिलिटी वाला एस्पेक्ट है, उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। और वो हम एक्चुअली नागरिकों को दोष नहीं दे सकते कि नागरिक क्रिमिनल्स को चुनते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि वो बेचारे लाचार होते हैं। उनके पास जो अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, पर्याय होते हैं, उन पर्यायों में से एक को चुनते हैं। और एक सिविल सोसाइटी का जो रोल है, जो संविधान हमें एक मंच देता है
कि सिविल सोसाइटी नागरिकों में जागरूकता पैदा करेंगे, नागरिकों को संगठित करेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। जैसे किसानों ने सरकार बदलकर अपने अधिकार नहीं लिए, किसानों ने अपना संगठन बनाकर। तो ये हमारे किसी साथी ने सवाल पूछा था कि एक लड़ाई क्यों सक्सेस हुई और दूसरी लड़ाई क्यों सक्सेस नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिविल सोसाइटी की ताकत भी नागरिक की ताकत है, और यहाँ हमें इंटरवीन करके, हमें हस्तक्षेप करके इस गैप को पूरा करना है। क्योंकि एक बाजू हंगर इंडेक्स, एक बाजू निरक्षरता, एजुकेशन का फैलाव न होना, एक बाजू ये परिस्थिति है। दूसरी बाजू भक्त हमें जगह जगह दिखते हैं, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में आप जो सामाजिक संस्था है उस पर निर्भर होते हैं। तो मेरे ख्याल से जो एक सिविल सोसाइटी ने जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी, नागरिक समाज ने जो भूमिका अदा करनी चाहिए, वहाँ हम लोग थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। वो नागरिक समाज, वो दलित आंदोलन है, नागरिक समाज वो महिला आंदोलन है, नागरिक समाज वो ट्रेड यूनियन आंदोलन है, नागरिक समाज वो किसानों का आंदोलन है, अलग अलग प्रोफेशंस का संगठन है। ये जब मजबूत होंगे तब उसके साथ साथ हमारी डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी। और मेरे ख्याल से हम सब लोगों को यहाँ से एक मैसेज लेके जाना चाहिए कि कैसे हम हमारे नागरिक समाज को मजबूत करें और उसके लिए हम क्या करें। थैंक यू इरफान। 2 घंटे तक ये चर्चा बहुत अच्छी तरह से चली। हमारे दोनों वक्ताओं ने बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इस विचार विमर्श में की है, और आगे चलकर उनके निरंतर सहयोग की हम आशा रखते हैं। आप दोनों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, इसे समृद्ध किया, हमारे लिए वक्त निकाला, हम आपके आभारी हैं। मजा येतोय आवाज? हो Yes. येतोय. No, I am intercepting because we both of us are grateful to Caste Annihilation Movement and the Center for Study of Society and Secularism. और बहुत दिनों के बाद में इरफान भाई को देखने को मिला, और on top of that एडवोकेट सुनील दिघे साहब. So we have been reading his books, we are learning from him and we are grateful to him. उस दिन मैंने उनसे बात की थी लेकिन आज दिखाई दिए, और we have been taking advice from him, we have been groomed by him, and he is an inspiration for all of us. So we are grateful to all of you, and we will interact more and more in the coming days. Thank you. थैंक यू। फिर पुराने दोस्तों का एक अच्छा कांग्रेगेशन रहा इस वेबिनार के निमित्त से, तो दर्शकों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए विचारकों के साथ। तब तक के लिए विश्राम। जय भीम। Thank you. जय भीम। जय भीम, जय भीम। जय भीम। थैंक यू। Thank you. वसंती, थैंक you. यू वसंती। Thank you. Thank you. Thank you. Sunil and Usha is there. huh? My wife Usha is there. Where? Here. I can't see you now. I think you've gone off the Go to gallery mode. Go to gallery mode. Okay. Gallery mode. Okay. View में जाकर gallery mode में. Come na. Uh, She's here. Okay. Hello. Okay. Okay. Bye. Bye. Thank you. Nice meeting. Nice you. to see you after a long time. After many years. Yes. Many years. Irfan, thank you. Thank you. Welcome. Thank you. Thank you. Thank you for giving an opportunity for me to catch up with all old friends and comrades. Yes. It was pleasure to have everyone of you. Thank you. Thank you.
इरफान. Okay. Shall we go on? रूपवते. हेलो हेलो सुनील. Hello, how are you? अरे, I didn't- मी रस्त्यावर आहे.